आ जाओ बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी लॉ का क्लास है, थोड़ा सा पढ़ा अपने। पार्टनरशिप एक्ट के 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरा क्लास है पार्टनरशिप एक्ट का। ठीक है, एक वहाँ था वो ले लो। एक और क्लास अभी होगा इसके बाद, बस इस क्लास में हम लोग कुछ सेक्शंस करेंगे और लास्ट क्लास जो होगा वो डिसोल्यूशन का होगा। ठीक है, अच्छा आपने क्लास के शुरुआत में थोड़ा सा गाना वगैरह सुना होगा। ठीक है, तो ये सब चलता है कभी कभी। आओ चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। चलो, हमने पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसको देखे लिखते उसको लगा तेरे को तो मेरा इंटेंशन नहीं बनी। हाँ क्यों से मेटा 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 मैं लोगों को सब चेंज कर देते अच्छा लगा ना मेटा। अब लेकिन आ जाओ, इम्प्लाइड अथॉरिटी से अपना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी? इम्प्लाइड वर्ड का मतलब तुम लोगों को सबको पता होगा। इम्प्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग सबको पता है इम्प्लाइड वर्ड का मतलब क्या? इम्प्लाइड वर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? प्रिज्यूम्ड। हाँ, इम्प्लाइड वर्ड का मतलब है प्रिज्यूम्ड, राइट? ओके। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब है कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसी कैपेसिटी जो पार्टनर की प्रिज्यूम्ड है बाय द लॉ, उसको कहेंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी पार्टनर की जो प्रिज्यूम्ड है बाय द लॉ, उसको कहेंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी।
आ जाओ। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या? दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब है जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी अपने कह रहे हैं। अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ, जो अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। आ जाओ, लिखना। अथॉरिटी which has been expressed by expressed by agreement, expressed by agreement agreement between the parties whether it may be oral or written, whether it may be oral or written। हो गया। इम्प्लाइड अथॉरिटी में लिखना, लिखो when there is no when there is no agreement, there is no agreement between the partners or agreement agreement is silent, or or agreement is silent on the authority of partners, then implied authority is applied। ठीक है। उसके बाद इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब हो गया कि वो अथॉरिटी जो पार्टनर को मिली है, रिज्यूम्ड बाई लॉ है वो, इम्प्लाइडली, मतलब ये पार्टनर कर ही सकता है, उस अथॉरिटी को बोला गया इम्प्लाइड अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कैपेसिटी, कि पार्टनर की कैपेसिटी है कि पार्टनर ये काम कर सकता है, इस काम से फर्म बाइंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसा बोला, एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर डन इन अ यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस, यूजुअल वे फॉर द बिजनेस of the firm binds the firm provided the act is done in the name or any manner expressing or implying an intention to bind the firm। such an authority of a partner to bind the firm is called implied authority। ठीक है। तो ये implied authority का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अगर पूछे व्हाट इज implied authority क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैटेगरी ए में आप रख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड व्हाट आर द एक्ट्स बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये क्वेश्चन पूछता है, और मतलब ऑलमोस्ट परीक्षा में पूछता है, मे बी इस बार आ जाए।
क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गई होगा पक्का। इस पार्टनरशिप से एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी पार्टनर अगर यूजुअल वे में, जैसे इन जनरल वे, मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम करता है तो फर्म उसके उस काम से बाइंड हो जाएगा, फर्म लाइबल हो जाएगा उसके उस काम से, और अदर पार्टनर्स भी लाइबल हो जाएंगे। तो इसको बोला गया इम्प्लाइड अथॉरिटी है ये, ठीक है, प्रिज्यूम्ड अथॉरिटी है। बोला गया कौन कौन सा काम है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है, मतलब ये सब काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। वो सब क्या काम, देखो, सबम्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फर्म्स बिजनेस फॉर आर्बिट्रेशन एज इट इज नॉट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टू एंटर इनटू सबमिशन फॉर आर्बिट्रेशन। मतलब कोई भी ऐसा काम होगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला है पार्टनरशिप का, फर्म का, तो वो जो काम है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करेगा। मतलब पार्टनर, कोई भी पार्टनर वो बिना पूछे बिना समझे कर सकता है। कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी से बात करना है, कहीं से ऑर्डर लेकर आना है, ये सब क्या है, ये सब पार्टनर के कैपेसिटी के अंदर है, पार्टनर को अथॉरिटी मिला हुआ इन सब चीज़ का, ऐसा, ठीक है। तो बोल रहा है लेकिन कौन कौन सा एक्ट जो बियॉन्ड है, मतलब वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारा पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, तब जा करके वो पार्टनर के कंसेंट लेना पड़ेगा, तब आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं। तो पहला बोला कौन सा है वो चीज़, बोला सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर मान लो फर्म्स के बिजनेस को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, और उस डिस्प्यूट का हम लोग सोल्यूशन आर्बिट्रेशन में कराना चाहते हैं। आर्बिट्रेशन का बताया था एक बार कभी, हाँ, तो आर्बिट्रेशन में कराना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पार्टनर के अथॉरिटी में नहीं आता, कैपेसिटी में नहीं आता। कोई एक पार्टनर चाहे जाकर ये वहाँ पर सबमिट कर दे डिस्प्यूट, भैया डिस्प्यूट है, इसको हमको सेटल करना है, या फिर कोई एक पार्टनर जाकर के सेटल करा ले किसी पार्टी से, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, सारा पार्टनर का कंसेंट लेना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब कराना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता तो क्या आता, एक आदमी आगे कर लेता, कोई दिक्कत नहीं था। कोई भी पार्टनर अगर किसी क्लाइंट से काम लेकर के आए या फिर कहीं से ऑर्डर लेकर के आए, तो वो पार्टनरशिप फर्म को बाइंड कर देगा, वो ऑर्डर, और सारे पार्टनर्स को भी बाइंड कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्ट इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आ रहा है, समझ रहे हैं। अब ये जो एक्ट है ये बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब पार्टनर के प्रिज्यूम्ड कैपेसिटी में नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, ये क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है, आपकी कैपेसिटी में लॉ अलाउ किया, आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन आप इन सब काम को नहीं कर सकते, इसके लिए सारा पार्टनर का कंसेंट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पहला, फर्म्स बिजनेस का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सबमिट करना, पहला हो गया, याद रखना, फर्म्स बिजनेस का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सबमिट करना। दूसरा, कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी राइट। रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, वेव, इसका मतलब लिख लो वेव। हाँ, पार्टनर से कंसेंट लेना जरूरी होगा, क्यों, क्योंकि देखो पार्टनर से कंसेंट क्या, फर्म से कंसेंट लेना पड़ेगा, फर्म मतलब सारा पार्टनर, इसीलिए। तो कोई भी अगर मान लो कोई क्लाइंट तुमको पैसा दिया है और उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तुम जाकर खुद ही सेटल करके चलाया, किसी को कुछ नहीं पता है, और तुम नुकसान करके चलाया, उससे पैसा लेना तो हम उसको बोला माफ़ करते हैं, जाइए आपको, अब भी क्या याद रखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, समझ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम, देखो ये वही वाला चीज़ है, और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म अगेंस्ट एन आउटसाइडर। बोला या तो हम कोई मान लो पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा है, उससे हमको पैसा लेना 1 लाख रुपया, हम उससे मिलने गए, हमको बढ़िया चाय पिला दिया, मसाला चाय, एकदम खुश हो गए हम लोग, चाय लवर, जो पार्टनर क्या तो चाय लवर था, ठीक है, उसको मसाला चाय पिला दिया, ऊपर से एक ऐसा बढ़िया सा बिस्किट भी खिला दिया। बोला ये देखिए ये हमारा सी फेसिंग ऐसा अपार्टमेंट है, ऐसा देखिए हवा चलेगी, आप ऐसा हवा का खुशबू लीजिए, इधर मुँह घुमाइए फिर इधर मुँह घुमाइए 2 बार, बोला ठीक है 70,000 क्लेम आपका माफ़ है, जाइए। ऐसा थोड़ी होता है। बोला कॉम्प्रोमाइज़ करना हो या फिर रेलिंक्विश छोड़ना हो
कोई क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म अगेंस्ट एन आउटसाइडर। तो ये क्या है, एक्ट बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर के अथॉरिटी में नहीं आती, ठीक है, ये किसी भी पार्टनर के अथॉरिटी में नहीं आती, ये फर्म के अथॉरिटी में है। तो सारे पार्टनर लोग मिलकर इस पर डिस्कस करेंगे ऐसा। अगेंस्ट एंड आउटसाइडर मतलब फर्म के बाहर, इनसाइडर मतलब पार्टनर्स लोग। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो सब पे आ जाएगा। बोला विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बोला कोई सूट विड्रॉ करना है, मतलब कहीं पर केस फाइल किए हैं, वो केस वापस लेना है, ठीक है, या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको विड्रॉ करना है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो कोई एक पार्टनर जाके ये नहीं बोले कि ना हम केस वापस ले रहे हैं, ये उनके इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है, ठीक है। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। बोला कोई केस चल रहा, केस में कोर्ट सुना दिया, बोला हाँ ये आपको इतना रुपया देना पड़ेगा ऐसा करके, या फिर कहीं भी लाइबिलिटी हुई, फर्म के नाम पर लाइबिलिटी आ रही है, तो पार्टनर कोई एक पार्टनर अगर एडमिट कर लिया तो नहीं चलेगा। कंसेंट मतलब एडमिट करेगा मतलब क्या, सारा पार्टनर का तो साइन होना चाहिए, ठीक है, उसी को कंसेंट बोलेंगे। तो फिर एक लेटर होगा जब सारा पार्टनर साइन करके लिखा होगा ये आदमी कर सकता है, तो वो भी कंसेंट हो गया, ठीक है। तो एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। उसके बाद एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी तो कोई एक आदमी नहीं खरीद सकता, ऐसा पैसा निकला जाकर 5 लाख का एसेट खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, क्योंकि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड आता है, ठीक है। फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा फिर वो तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इसको बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू फर्म, मतलब कोई भी पार्टनर फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच नहीं सकता, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। बोला फर्म के नाम पे अकाउंट खोल रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, लेकिन अपने नाम पे खोल रहा है, बिहाफ ऑफ द फर्म खोल रहा है लेकिन अपने नाम पे खोल रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं है। हाँ, तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। आपको ये अधिकार कौन दिया, सारे पार्टनर से कंसेंट लीजिए, ठीक है। हाँ, तभी भी वो अपने नाम पे जैसे नहीं खोल पाएगा, ठीक है। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बोला किसी और पार्टनरशिप फर्म में फर्म के नाम पर पार्टनर बन गया, मतलब फर्म उस पार्टनरशिप में पार्टनर है और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आप है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ये आपके अथॉरिटी में नहीं है, आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लेना पड़ेगा। हाँ नहीं, स्टॉपलर टाइप पे नहीं, जैसे मान लो XYZ एक फर्म है, उसमें ना 3 पार्टनर है, ABC एक फर्म है, उसमें से एक पार्टनर जाकर के B नंबर पार्टनर जाकर इसमें BXYZ बना रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म में ये भी पार्टनर बन रहा है, ठीक है। और बन रहा है तो किसके नाम में बन रहा है, बोला ABC फर्म इस फर्म में पार्टनर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, B, हम B मैनेज करेंगे ये सब चीज़, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि इसका इम्प्लाइड अथॉरिटी का बियॉन्ड है। ये तीनों पार्टनर मिल करके डिसाइड करेंगे इस फर्म में पार्टनर होना है कि नहीं होना, ठीक है। तो ये कितना 5 3 8, इसको ना एकदम रट लो, रट्टा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड व्हाट आर द एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। 4 या 6 जो भी आ जाए, ठीक है। तो एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी कौन सा होगा वो बता देगा इसमें। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी से फर्म बाइंड हो जाता है, तो इन सब अथॉरिटी से फर्म बाइंड नहीं होगा, मतलब इन सब काम से फर्म बाइंड नहीं होगा, कोई एक पार्टनर कर देता है तो, क्योंकि वो इसके इम्प्लाइड अथॉरिटी में है नहीं, तो उसको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लेना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। हाँ वो कर ही नहीं सकता, वो फिर वो अकेले लायबल हो जाएगा। आ जाओ, फिर बोल रहा मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म। बोला फर्म को बाइंड करने के लिए क्या क्या एक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ है। बोला इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन, इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन
or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. मतलब कोई भी एक्ट हो, अगर इस इंटेंशन से हो रहा है कि फर्म को बाइंड करना है और वो अथॉरिटी में फॉल कर रहा है, तो वो उस एक्ट से फर्म बाइंड हो जाएगा. इट इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस. ये 3 है. द एक्ट मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म. दैट इज द एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. उसका अथॉरिटी में नहीं होगा तो बाइंड नहीं होगा. ठीक है. एंड रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म. पहला. दूसरा क्या बोल रहा है? द एक्ट इज सच एज इज डन फॉर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस. मतलब यूजुअल केस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, दोनों में वही बात बोल रहा है. फिर तीसरा, एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वो किसी भी नाम पे कर रहे हैं, लेकिन हम फर्म को बाइंड करने के लिए कर रहे होंगे. मतलब कोई भी एक्ट अगर पार्टनर करता है तो फर्म उससे बाइंड हो जाएगा, लेकिन वो एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, पहला चीज़ ऐसा. ठीक है. और उसका इंटेंशन होना चाहिए फर्म को बाइंड करने का, बस, और कोई बात नहीं है. तो ये सेक्शन नंबर 22 में बस इतना ही है. जैसे देखो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है. बोल रहा है एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स बोरो मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी. द अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल ऑन द नोट एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ सॉलिसिटर टू draw, accept or endorse negotiable instrument. However, it may be usual for one partner of firm of bankers to draw, accept or endorse a bill of exchange on behalf of the firm. If partnership be of a general commercial nature, he may pledge or sell the partnership property. He may buy goods on account of the partnership. He may borrow money, contract debts and pay debts on account of the partnership. He may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate, procure to be discounted promissory notes, bills of exchange, checks, other negotiable instrument in the name of the firm and on account of the partnership. ये क्या, ये एक्चुअली ये समझाना चाहा है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है. बोला कि कोई सॉलिसिटर का फर्म है, मतलब वकील लोग का फर्म है, वो प्रॉमिसरी नोट बाई ड्रॉ कर रहा है और प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा है. बोला ये उनका ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उनके ऊपर ये इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉलो नहीं करता. देखो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम कुछ करते हो तभी इम्प्लाइड अथॉरिटी माना जाएगा. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक्ट ऑफ पार्टनर डन इन यूजुअल वे फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म बाइंड द फर्म प्रोवाइडेड द एक्ट इज डन इन द नेम और एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. सच एन अथॉरिटी ऑफ पार्टनर इज टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी. तो अगर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्म कुछ करता है तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस से पार्टनर कुछ करता है तो ही वो एक्ट जो है उससे फर्म बाइंड होगा और वो एक्ट कहलाएगा इम्प्लाइड अथॉरिटी में है वो एक्ट. मतलब अगर सॉलिसिटर्स, मतलब ये जो वकील लोग का फर्म है, इनका काम क्या, केस लड़ना. तो अगर कोई केस लेकर के आएगा ये लोग, या फिर कोई केस लड़के आएगा, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका. और केस लड़ना जा करके, केस लेकर के आना, क्लाइंट से डील करना, ये सब क्या है, ये सब इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल करता है. लेकिन तुम प्रॉमिसरी नोट बनाओगे, पैसा लोगे उधार में, पैसा दोगे उधार में, ठीक है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है वकील के फर्म का. तो वो वकील अगर कोई ऐसा करता है उस वकील के फर्म का वकील, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं करेगा और फर्म उससे बाइंड नहीं होगा. ठीक है, ऐसा. आ जाओ इधर. एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. बोला पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं उसको हम लोग. ये बोल रहा है कि द पार्टनर्स इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर irrespective any such restriction. Any act done by a partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm. ठीक है, unless the person with whom he is dealing knows of the restriction or knows of the ये वो और अलग है,
डीलिंग नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, और ये अलग है, और डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर। बोल रहा है कि पार्टनर चाहे तो किसी पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगा, वो एग्रीमेंट के थ्रू बढ़ा घटा सकता है, ठीक है, या किसी पार्टनर का इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होगा, वो क्या बोल इसको, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब रोक सकता है। जैसे किसी पार्टनर का कोई मतलब नॉर्मल कपड़ा बेचने वाला पार्टनरशिप फर्म है, उसका उसके इम्प्लाइड अथॉरिटी में वो जो बियॉन्ड एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी लिखा है ना, वो सब सब तो एक बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी होगा। उसके लिए कोर्ट में केस रख के लड़ लेना, कहीं जाकर के क्लाइंट का पैसा माफ कर देना, ये सब एक क्या बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है। लेकिन फर्म चाहे तो तीनों पार्टनर मिलके एग्रीमेंट करके बोल सकते हैं कि ये मिस्टर एक्स जो एक पार्टनर, वो किसी क्लाइंट का पैसा जाके माफ कर सकता है, अकाउंट जाके सेटल कर सकता है, ऐसा। तो ये क्या होगा, फिर एक्ट उसके अथॉरिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो बोला कि मैं तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सच रेस्ट्रिक्शन, बोला चाहे वो कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर कोई पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई भी काम पड़ता है, आता है, और वो उस काम को करता है, तो उससे फर्म बाइंड होगा ही होगा, ठीक है, अनलेस द पर्सन विथ होम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन और डज नॉट नो और बिलीव दैट अ पार्टनर टू बी अ पार्टनर, या जब तक वो पार्टनर जिस तरह डील कर रहा है रेस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं जानता हो, या फिर वो ये नहीं जानता हो कि ये पार्टनर है, ठीक है। नीचे देखो डिटेल में करा है ये पोर्शन, बोला इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में बी एक्सटेंडेड रेस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, वो रेस्ट्रिक्शन जो लगाया वो काम ही नहीं करेगा, बाई एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी, जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हुए वो थर्ड पार्टी अगेंस्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये इफेक्टिव लिखा हुआ, मतलब अगर वो नहीं फॉलो होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस एंड द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, अगर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, मतलब पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अगर द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस, जब वो रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानता है तो ही वो रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर काम करेगा, एंड द थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर पैसे का बोरो करने वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल देखना, बोला अ पार्टनर बोरोज 1000 इन द फर्म ऑफ इन द नेम ऑफ द फर्म बट इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, मतलब उसका अथॉरिटी था 10,000 बोरो करने का, 500 बोरो करने का, वो अथॉरिटी से ज़्यादा 1000 बोरो कर लिया। अब जो पैसा दे रहा है उसको, ठीक है, उसको अगर पता है कि भाई 500 ही इसका अथॉरिटी है बोरो करने का, और उसको वो 1000 रुपये दे देता है, इसका मतलब नुकसान किसका होगा, सिर्फ उसी का होगा, क्योंकि ये फर्म तो बोल देगा कि मेरे पार्टनर का जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो कितने का, 500 तक का है, आप 1000 क्यों दिए, जब आपको पता था तो, समझ रहे ना। नहीं पता रहता तो फिर ये जो इनसाइडर है, ठीक है, वो बचता नहीं, नहीं वो बचता नहीं, फिर उसको पैसा देना पड़ता। एंड यूटिलाइजेज द सेम इन पेइंग ऑफ द डेट ऑफ द फर्म, ये द फैक्ट दैट द फर्म हैज कॉन्ट्रैक्टेड डेट suggests that it is a trading firm and as such it is within the implied authority of A to borrow money for the business of firm. This implied authority, as you have noticed, may be restricted by an agreement between him and other partners. Now if B, the lender, is unaware of this restriction imposed on A, the firm will be liable to repay the money to B. अगर वो अनअवेयर है तो फर्म को वापस सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। On the other hand, contrary, B's awareness as to this restriction which absolve the firm of its liability to repay the amount to B. अगर मान लो उसको पता रहता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में, फिर वो पैसा देता है, तो फर्म लाइबिलिटी से एब्जॉल्व हो जाएगा, मतलब फर्म के पास ऊपर तब लाइबिलिटी नहीं रहेगा। इट मे बी नोटेड दैट above mentioned extension or restriction is only possible with the consent of all partner. Any one partner or even a majority of partners cannot restrict or extend द इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में बेसिक मतलब यही बताया गया कि भाई 1000 रुपये का अगर मान लो तुमको लेने का अथॉरिटी है, मतलब 500 रुपये का लेने का अथॉरिटी, अगर तुम 1000 ले रहे हो तो वो तुम्हारे एक्ट के बियॉन्ड है, ठीक है। अच्छा,
इन नॉर्मल बिजनेस में उधार सामान, उधार पैसा जो जो बियॉन्ड है अथॉरिटी के ना, वो जो लिख रखा है ना यहाँ पे, वही सब एक्ट क्या है, बियॉन्ड अथॉरिटी वाला है, यही सब एक्ट, और कोई एक्ट बियॉन्ड अथॉरिटी वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस में या फिर नॉर्मल बिजनेस में बोरो और लेंड तो चलता रहता है। हम किसी को कुछ पैसा देते हैं और किसी से कुछ पैसा लेते हैं उधार में, बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये जो पैसा लिया था, ये फर्म के डेट को पे करने के लिए लिया था। तो बोल रहा है कि इस केस में अगर उसको नहीं भी पता है तो भी पार्टनर लोग या फर्म लाइबल होगा पैसा देने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर पार्टनर कोई भी एक्ट करता है इंटेंशनली टू बाइंड द फर्म, तो फर्म उससे बाइंड हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ एक्ट है जो बियॉन्ड दी नॉर्मल, बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर है, वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। इम्प्लाइड अथॉरिटी में कौन सा एक्ट आएगा, जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, जो इंटेंशनली फर्म को बाइंड करने के लिए किया जा रहा है, वही फर्म, वही इम्प्लाइड अथॉरिटी में आएगा। अदरवाइज कोई भी एक्ट इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएगा। तो कौन कौन सा एक्ट है जो बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है? पहला, हम लोग को कोई भी सबमिशन ऑफ डिस्प्यूट इन दी आर्बिट्रेशन, कोई भी डिस्प्यूट अगर आर्बिट्रेशन में सबमिट करना चाहते हैं तो ये मेरे इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब कोई पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, ठीक है। जैसे YKTC LLP का अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोई पार्टनर जाके वहां सबमिट नहीं करेगा डिस्प्यूट, फिर तुमको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लेना पड़ेगा। तो सारा पार्टनर का कंसेंट के बाद कोई एक पार्टनर जाकर डिस्प्यूट को सबमिट कर सकता है, या फिर सारा पार्टनर जाकर डिस्प्यूट को सबमिट करेगा, ठीक है। या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, या फिर सॉरी अरेंजमेंट नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर रिलिंक्विश करना है कोई डेट को, ठीक है, या फिर किसी क्लाइंट का कोई पैसा है उसको छोड़ना है, तो कोई एक पार्टनर नहीं बोल सकता, ठीक है। वैसे इमोल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ठीक है, बैंक अकाउंट खोलना अपने नाम पे, तो ये सब क्या है, पूरा 8 है टोटल, याद रखना एकदम। वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में फॉल नहीं करता है, तो वो एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है। उसके उस केस में क्या होगा, फर्म इज नॉट बाइंड, ठीक है, बाई दैट एक्ट, फर्म बाइंड नहीं होगा। ये स्टडी बना के पूछेगा तो बोलेगा क्या फर्म बाइंड होगा, नहीं, फर्म बाइंड नहीं होगा उस पर, समझ रहा है, ओके। अच्छा, दूसरा बात क्या बोला, दूसरा तो बोला कि एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी को, कैसे, बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और कुछ नहीं है। अच्छा, बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज किए हैं किसी पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, ये पार्टनर लोन नहीं लेगा कभी। हम इम्पोज किए रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, फर्म इम्पोज किया रेस्ट्रिक्शन कि ये पार्टनर कभी लोन नहीं लेगा, तो वो रेस्ट्रिक्शन अगर थर्ड पार्टी अगेंस्ट में इफेक्टिव कब होगा, अगर थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन पता है और फिर भी वो लोन दे दिया, तब उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन पता है और लोन नहीं दे रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही तक लोन दिया जितना उसका इम्प्लाइड अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल, इसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये आएगा अगर आया तो, अदरवाइज नहीं। बाकी सब आप ऐसा ज्ञान के तौर पे आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर और इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये दो चीज़ है, सेक्शन नंबर 23 और 24। तो इसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। यहाँ आ जाओ, इसको पहले पढ़ेंगे, सेक्शन 30 को, माइनर। अरे वो ना, वो केस आ जाएगा बीच में, बोलो कौन सा, खान वर्स खान, हाँ, खान गुरु लखा सिंह, हाँ। आ जाओ, माइनर क्या बोलता है, माइनर वाले केस में क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही छप गया, माइनर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज, माइनर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसा करके छप गया, राइट्स एंड लाइबिलिटीज करके एग्जाम में 6 नंबर का पूरा। तो ये जो पूरा लिखा होगा उसको 6 नंबर मिला होगा, 6 में 6।
और ये बहुत दिन का बात नहीं है, 1 साल का पहले का बात है, तो आ सकता है। हाँ, माइनर इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। बोला माइनर कैनॉट बी बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, देयरफॉर अ माइनर कैनॉट बिकम अ पार्टनर। सबको पता है ये बात? बोला हाँ ठीक है, सबको पता है। बोला अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू लॉ to which he is subject may not be a partner in a firm, but with the consent of all partners for the time being he may be admitted to the benefits of partnership। बोला पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए माइनर एडमिट हो सकता है, तो ये सबको पता ही है इन जनरल कि पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है ऐसा। अब उसके राइट्स क्या क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, अब समझो उसके राइट्स क्या क्या, उसकी लाइबिलिटीज क्या है। बोला अ माइनर पार्टनर हैज द राइट टू हिज अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ द फॉर्म। बोला उसका अधिकार है जो उसको प्रॉफिट का हिस्सा वादा किया गया है उसको मिलने का, इसका मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। पहला उसका राइट है शेयर ऑफ प्रॉफिट का, ठीक है। दूसरा, ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी अकाउंट्स ऑफ द फर्म, मतलब कॉपी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। कॉपी कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है किसको, बुक्स ऑफ अकाउंट को। उसके बाद ही कैन सू दी पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स और पेमेंट ऑफ हिज शेयर बट ओनली व्हेन सीवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। मतलब वो पार्टनर लोगों को सू कर सकता है अकाउंट्स और पेमेंट के लिए, अकाउंट्स और पेमेंट के लिए, लेकिन कब, जब वो पार्टनरशिप फर्म से अलग हो रहा होगा तब, जब वो अलग हो रहा होगा तब, अदरवाइज और किसी केस में नहीं, अलग हो रहा होगा तब, अदर अदर किसी केस में नहीं, याद रखना ये बात। जब पार्टनरशिप फर्म से वो अलग हो रहा होगा तभी वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। उसके बाद ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही में विद इन 6 मंथ, जब मेजोरिटी अटेन करेगा, जैसे माइनर से मेजर बनेगा, तो 6 महीने के अंदर में इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर, उसको 6 महीने के अंदर में डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना है। इफ़ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो देन ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर, उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना पहले एज अ माइनर उसको मिलता था। इफ़ ही डज नॉट देन हिज शेयर is not liable for any acts of the firm after the date of public notice served to that effect। देखो बोल रहा है कि अगर मेजोरिटी अटेन कर लिया तो मेजोरिटी अटेन करने के 6 महीना के अंदर उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको पार्टनर बनना है कि नहीं है। अगर वो पार्टनर बन गया तो उसको वही हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में जो एज अ माइनर मिलता था। अगर वो नहीं बना तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा उस डेट से कि हम पार्टनर नहीं हैं, और वो पार्टनर के कोई एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो सारा एक्ट के लिए वो लाइबल रहेगा। पब्लिक नोटिस देने का दो तरीका है, बाद में बताएंगे। इसमें है एक, आप ऑफिशियल गैजेट में निकाल दो, एक लोकल न्यूज़पेपर में आप निकाल दो लोकल लैंग्वेज में, बस वो पब्लिक नोटिस है। या फिर एक तो एक फैक्ट्री के बाहर चिपका दो या ऑफिस के बाहर चिपका दो, बस हो गया। 3 तरह से दे सकते हैं आप। ठीक।
चलो, बोला लाइबिलिटीज क्या क्या है देखो, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी और आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। देखो, लाइबिलिटी ऑफ माइनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दूसरा बोला माइनर हैज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, या फिर minor cannot be declared insolvent, but if the firm is declared insolvent, his share in the firm vests in the official receiver या assignee। सुनो, बोल रहा है देखो, माइनर का जो लाइबिलिटी होगा ना, जितना हिस्सा उसको प्रॉफिट में से या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट में से मिलना होगा, उसका लाइबिलिटी सिर्फ उतना ही होगा, उसका कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगा। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनर को पार्टनरशिप बिजनेस के बेनिफिट के लिए एडमिट किया गया है, जबकि अदर पार्टनर पर्सनली भी लाइबल होंगे, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच किया जाता है। क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। समझ रहे? पहले बार पढ़ा था तो इसमें लाइबिलिटी में, और भी पढ़ाएंगे। द लाइबिलिटी कब पढ़ा था? पढ़ा था क्या? माइनर कहाँ पढ़ाए थे? माइनर थोड़ा सा पढ़ाए थे। आ जाओ। तो माइनर का जो लाइबिलिटी होगा बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जब वो माइनर होगा तब उसकी लाइबिलिटी क्या क्या होगा? उसकी लाइबिलिटी प्रॉफिट प्लस प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी भी कौन सी प्रॉपर्टी? जो उसके हिस्से की होगी। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो उसका हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में उतना ही, जो उसका हिस्सा होगा प्रॉफिट में उतना ही उसका लाइबिलिटी होगा, बस और कुछ नहीं। माइनर का कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगा, तो नो पर्सनल लाइबिलिटी माइनर का, याद रखना ये बात। पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है माइनर का। और हाँ हाँ, नहीं, जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी है उसमें माइनर का जितना हिस्सा होगा, उस प्रॉपर्टी को ही बेचोगे। क्या चीज? क्योंकि पार्टनरशिप का तो प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है ना सबका। अगर वो कोई पार्टनर है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? तो क्यों नहीं? हम ही पूछ रहे, माइनर है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? माइनर है इसीलिए। हाँ वो ठीक है, नहीं समझ रहा। माइनर जब मान लो फर्म डिसॉल्व हो गया तो माइनर क्या करेगा? माइनर को भेज दिया जाएगा, घर जाओ, तुम घर जाओ, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होगा फर्म का, वो जब बटेगा तो एक पार्टनर माइनर भी है, ठीक है, तो उसको भी मिलेगा हिस्सा उस प्रॉपर्टी में से भी, ठीक है। तो इस केस में वो उसका प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा होगा वो ही लाइबल होगा। मतलब वहाँ से कुछ अगर लाइबिलिटी आ रहा है तो वहीं का प्रॉफिट या वहीं के प्रॉपर्टी के हिस्से से ही लाइबिलिटी सेटल कर दो, घर से वो कुछ नहीं ले जाए, ये कहने मतलब है। माइनर का प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, ठीक है। माइनर्स कैन बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप एज अ प्रॉफिट ओनली, ये सेंटेंस है, वहाँ भी पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इधर ही पढ़ेगा। माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए ही पार्टनर होगा। वो जो प्रॉफिट है या फिर वो जो बेनिफिट है और पार्टनरशिप है उसके लिए पार्टनर होगा, लेकिन जब उसको हम हिस्सेदारी देंगे तो उसका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा आएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ देने देगा कुछ नहीं, हाँ। अच्छा, अगर माइनर को डिक्लेयर किया जाए इंसॉल्वेंट तो माइनर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर फर्म इंसॉल्वेंट होगा तो या फिर डिजॉल्व होगा फर्म, तो फर्म के शेयर में जो उसका हिस्सा होगा, फर्म के प्रॉपर्टी में जो उसका हिस्सा होगा या फर्म में जो उसका शेयर होगा, वो किसके पास चला जाएगा? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो तीन केस हो गया। एक, माइनर प्रॉफिट और प्रॉपर्टी, माइनर का जो लाइबिलिटी होगा प्रॉफिट या प्रॉपर्टी तक ही वो अवेलेबल रहेगा। और
माइनर कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगा, मतलब उसका पर्सनल एसेट नहीं अटैच होगा। तीसरा, माइनर डिक्लेयर नहीं हो सकता एज एन इंस्टॉलमेंट। अगर माइनर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो रहा है मतलब वो माइनर नहीं है। माइनर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, और डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कि आप इंस्टॉलमेंट हो गए हैं आप ये मानिए तो साइन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो साइन तो कर ही नहीं सकता, तो साइन का वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर फर्म डिजॉल्व हो रहा था उसका हिस्सा जो रहेगा वो ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी के पास रहेगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी लाइबिलिटी कैसे डील होगी? बोला जब मेजोरिटी अटेन कर लेगा तो वो है तो माइनर ही ना। मैनेजर मैनेजर भी माइनर की अथॉरिटी में ही काम करेगा फिर वो मतलब वो अगर वो माइनर है तो उसका उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई मैनेजर रखा हुआ है तो जितना मैनेजर का अथॉरिटी होगा या फिर जितना माइनर के ऊपर एप्लीकेबल लॉ होगा वही मैनेजर के भी ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो मैनेजर के चलते माइनर मेजर नहीं बन जाएगा, बस ये समझो, ठीक है। वो जो कुछ भी करेगा सब यही अप्लाई होगा। बोला विद इन 6 months of his attaining majority or on his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the partnership, whichever date is later, the minor partner has to decide whether he shall remain a partner or leave the firm। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा 6 महीना और जब उसको पता चला तब, विच एवर इज लेटर, ठीक है। हाँ निकाल सकते हैं, कुछ नहीं उसको उसको एक्सपेल किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ेंगे बाद में आएगा। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा ना तो मानना जाएगा कि हाँ आप पार्टनर हैं, कंडक्ट से मान लिया जाएगा। वेदर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, he may give public notice that he has elected not to become a partner, and such notice shall determine his position as regards to the firm. If he fails to give such notice, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 month। मतलब वो ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाएगा, फिर सारा लाइबिलिटी उसके ऊपर भी आ जाएगा। अब जब वो पार्टनर बन जाता है तो ठीक है, देखो ऑन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी बता दिया क्या करना होगा, और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी अगर वो पार्टनर बन जाता है तो क्या होगा, अगर पार्टनर नहीं बनता है तो क्या होगा, ठीक है। अगर वो पार्टनर बन जाता है तो इफ़ माइनर बिकम्स अ पार्टनर ऑन हिज ओन विलिंगनेस, अपने मन से पार्टनर बनता है, और बाई हिज फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया और पार्टनर बन गया तो हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज गिवन इन सेक्शन 30 सबसेक्शन 7 आर एज फॉलोज। क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटी होगा? He becomes personally liable to third parties for the all acts of the firm done since he was admitted to the benefit of the partnership firm। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो लाइबल हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाइबिलिटी होगी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो लाइबल होगा, ठीक है। मतलब पीछे से जब से वो पार्टनरशिप फर्म में है तब से वो लेकर अभी तक लाइबिलिटी उसकी आ जाएगी। उसके बाद हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। तो उसके शेयर प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में दोनों में वही रहेगा जैसा पहले था। अगर वो पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए इलेक्ट करता है या बोलता है कि हम पार्टनर बनेंगे तो, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉपर्टी प्लस प्रॉफिट रिमेन्स सेम, वो उसमें सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर पार्टनर बनता है तो क्या होगा, पार्टनर बनता है तो क्या होगा, पीछे से लेकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब तक वो पार्टनर माइनर था तब से लेकर जितनी लाइबिलिटी है अभी तक सबके लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है, पर्सनली लाइबल हो जाएगा। उसके बाद उसका शेयर इन दी प्रॉपर्टी और इन दी प्रॉफिट ऑफ द फर्म जितना है उतना ही रहेगा। अगर बढ़ाया गया तो ठीक है, नहीं बढ़ाएगा तो जितना है उतना ही रहेगा। ये नहीं कि मेजर बन गया तो प्रॉपर्टी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। व्हेन ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, जब वो पार्टनर नहीं बनना चाहेगा तो पर्सनली लाइबल ही रहेगा वो। जैसे ही पार्टनर बन गया पर्सनली लाइबल हो गया फिर।
बोला हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। मतलब जिस दिन पब्लिक नोटिस देगा उस दिन तक उसका लाइबिलिटी क्या रहेगा, माइनर का लाइबिलिटी रहेगा। और जो ही पब्लिक नोटिस दे दे कि हाँ हम पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं बनना चाहते, उस दिन के बाद सब चीज से वो उसका पिंडा छूट जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तुम पीछे क्यों बैठा है? तुम माइनर बनना चाहता है? वहां पैर आराम से बैठते हैं। दिखता नहीं है अभी हमको बोलता साइड होता है वो ब्रेक छोड़ लगा चलो, फिर बोला हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। बोला उसका जो शेयर होगा वो किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। उसके बाद ही शैल बी एंटाइटल टू सू दी पार्टनर्स। मतलब वो पार्टनर को सू कर सकता है किस बात के लिए, भाई मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा दो और प्रॉफिट में हिस्सा दो, जो बचा है मेरा हिस्सा वो दो मेरे को। इट में भी नहीं तो वहीं पर पटक पटक के पैर रोने लगेगा। इट में भी नोटेड दैट सच माइनर शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार। अभी माइनर से मेजर बना ना, थोड़ा दिन के बाद, 6 महीने के बाद। इट में बी नोटेड दैट सच माइनर शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार दैट ही हैज और हैज नॉट बिकम अ पार्टनर। उसको रजिस्ट्रार को भी नोटिस देना पड़ेगा कि भाई देखो हम पार्टनर बने हैं या पार्टनर नहीं बने। तो इसको क्या कैसे पढ़ना है इसको, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखना है। आ जाओ, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। बोला फर्म का कोई भी एक्ट होगा उसके लिए पार्टनर की लाइबिलिटी किस तरह से डिफाइन होगी वो बता रहा है इसमें। देखो इसमें आ जाना, पेज नंबर 102 में आ जाना। पेज नंबर 102। चलो, अभी तो कोई मेम शेयर किया कि सीए स्टूडेंट किल्ड नेबर व्हेन ही रिपोर्टेडली आस्क्ड हिज रिजल्ट। हर बार अटेम्प्ट पे रिजल्ट पूछता था, बेचारा फेल हो जाता होगा हर बार, और एक दिन गुस्से में आकर धो दिया उसको। सीए स्टूडेंट लोग से ये सब नहीं पूछना चाहिए, इतना पूछ लो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो खुद ही बता देगा, वो नहीं हुआ तो फोन नहीं आया, ठीक है, रिजल्ट निकलने के 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में, ठीक है, तो कुछ नहीं पूछना चाहिए रिलेटिव लोग को, बाकी हम लोग सब पूछ ही सकते हैं क्या हुआ क्यों। कोई भी आदमी हो नहीं पूछना चाहिए, पूछने का अधिकार किसको है, उसका टीचर को, उसका दोस्त लोग को। अरे उसका अदर दोस्त लोग नहीं, सीए का दोस्त लोग, क्योंकि तकलीफ वही लोग समझेगा। नहीं तो वो नहीं बोलेगा कुछ, वो समझेगा, उसको पता है ये चीज़ क्या है, समझ रहा ना। नहीं कोई भी दोस्त हो, इफ ही इज डूइंग सीए उसको सब पता है, वो कुछ कभी नहीं बोलता है, समझ रहा, उसको सब पता है। उसको ही पता हो जब पास हुआ है ना तो उस दिन उसको क्या लग रहा था, सब
बस यही सोचता है कि बस किसी तरह पास होना है, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो जो पास हुआ उस दिन उसको ही पता है कि हाँ पास हुए हैं हम, तो किस तरह से पास हुए हैं, क्या सिचुएशन था, क्या प्रेशर था, क्या था, तो कुछ नहीं, शांत रहता तो ठीक है, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तेरा भी हो जाएगा, टेंशन ना ले। होता है, समझ रहा, ये सब होता है। तो ये चीज़ माता पिता तो ठीक है, अपना पूछ लेंगे वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग नॉन सीए लोग होता है ना, अभी तुम जैसे जिस दिन सीए ज्वाइन करते हो उस दिन एकदम भीड़ से अलग हो जाते हो तुरंत के तुरंत। अब तुम पास हो जाओगे तो फिर से भीड़ से अलग हो जाओगे, फिर एक अलग भीड़ में जाओगे तुम, मतलब एक अलग गैदरिंग में चले जाओगे। तो जो नॉन सीए लोग होगा उनसे तुम ऐसे ही अलग हो, क्योंकि तुम डिफरेंट हो, क्योंकि तुम डिफरेंट हो तभी तो तुम यहाँ सीए में आए हो, डिफरेंट नहीं हो तो तुम नहीं आते। देखो अगर जिसको सीए करना होगा ना, वो उसको पता होगा कि हाँ क्या प्रेशर है, यहाँ कितना मेहनत है, बिना मेहनत के प्रेशर के कुछ नहीं होगा। कोई ज्ञान अगर देता, हम तो 2 घंटा पढ़े थे, तो अपना ज्ञान अपने पास रख या डाल ले कहीं पे जहाँ डालना है, ठीक है। सबको पता है कितना पढ़ना पड़ता है। तो तुमको कोई बोलेगा तो सुनेगा उसका, तुम बोले पहले मारेंगे हम तुमको, ठीक है। और कोई तुमको बोले हम 30-35 क्लास में पूरा मैथ्स खत्म कर दे, तुम मानेगा उसका बात? तुमको पता वेटेज क्या है, कितना कितना दे रहा है, कितना कितना क्लास करना पड़ेगा, तब हमको जाके हमको आएगा। टीचर तो कुछ पढ़ा देगा, पढ़ा दिया, हम सॉल्व कर दिया, लो सवाल सॉल्व कर दिया, 50 सवाल सॉल्व कर, एक्सरसाइज ABC मान लो 100 सवाल है, हम सवाल सॉल्व करने से तुमको थोड़ी आ जाएगा, सवाल सॉल्व करने से तुमको आता तो तुम ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन रहता है, ले लो। इंस्टीट्यूट सब कुछ देता है, इंस्टीट्यूट सब कुछ देता है, बस आपको समझ आना चाहिए। आ जाओ, देखो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, अभी मैं टूटा टूटा पढ़ा रहा हूँ इधर उधर से उधर से, ठीक है। तो एक बार ऐसा जोड़ेंगे उसको हम लोग बाद में, अभी एक बार पढ़ने का बस, ठीक है। बोला एवरी पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। बोल रहा है कि पार्टनर सेवरली और ज्वाइंटली लाइबल होगा, मतलब अलग अलग भी लाइबल है, ज्वाइंटली भी लाइबल है, ठीक है। कोई भी एक्ट हुआ है अगर फर्म का, तो मतलब अगर मान लो A, B और C पार्टनर है, C कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ABC तीनों लाइबल होंगे उसके लिए, और ABC का मतलब ही क्या है, फर्म, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, द पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द ऑल एक्ट्स विच कम अंडर द स्कोप ऑफ देयर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब उनके एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप में जो भी एक्ट आएगा वो एक्ट के लिए ये लोग थर्ड पार्टी को लाइबल होंगे ही होंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज दैट ऑल एक्ट्स डन विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आर द एक्ट्स डन टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ द फर्म, क्योंकि फर्म के बिजनेस के लिए वो एक्ट हुआ है। तीसरा, ये तीसरा कोई पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, एक्सप्रेशन एक्ट ऑफ द फर्म कनोट्स टू एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव्स राइज टू or right enforceable by or against the firm. Again, in order to bring a case under section 25, it is necessary that the act of the firm in respect of which a liability is brought to be enforced against a third party must have been done while he was a partner. तो ठीक है, ये 2 पॉइंट तुमको खाली पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। ये बोल रहा है तीसरे वाले पॉइंट में समझा रहा है, कोई भी एक्ट तो हम करें, मेरा एजेंट करे, मतलब मेरा एम्प्लॉय करे, तो भी वो बात वही है, ऐसा करके बता रहा है, ठीक है। और लायबिलिटी तभी होगी जब वो वो पार्टनर एक्ट किया होगा और उस टाइम पर वो पार्टनर होगा तभी। अगर हम पार्टनर नहीं है, उस टाइम पर कोई एक्ट हुआ है, फिर उसके लिए मेरे को लाइबल ठहरा होगा, तो वो थोड़ी है। हम पब्लिक नोटिस देते तो हम अलग हो गए फर्म से, ठीक है। फिर वो बोलेगा हम अलग है, हमको अपने मत मिलाइए, समझ रहे हैं। 3 पार्टनर है, ठीक है, मान लो। तो कोई भी पार्टनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई क्लाइंट से डील कर रहा है, तो अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट डील करेगा तो जो भी कोई भी लाइबिलिटी आएगी वो सारे पार्टनर लोग उसके लिए लाइबल होंगे, ठीक है। तो वो तो थर्ड पार्टी हो गया। तो जो ऊपर बोला वही नीचे बोला, ऐसा कुछ नहीं है। बोला कि अगर आप जो कर रहे हैं वो आपके एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी में होना चाहिए। अगर आप इमोरल प्रॉपर्टी बेच दिए किसी को, ठीक है, और उसको उससे खरीद लिए और उसको पैसा नहीं दिए और फर्म के नाम पे खरीदे, बोल के खरीदे कि हम पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हम खरीदे, ठीक है,
तो फर्म लाइबल थोड़ी होगा, क्योंकि ये एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी हो, वो पैसा लेने के लिए आएगा, फर्म नहीं देगा पैसा, फर्म मतलब तीनों पार्टनर, तो फर्म पैसा थोड़ी देगा। बोला ठीक है तुम अपना पैसा दो, समझो जाओ, क्योंकि ये एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इसलिए फर्म लाइबल नहीं होगा। तो वही चीज के लिए फर्म लाइबल होगा थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी अपना राइट जो है एक्सरसाइज कर पाएगा फर्म पर, जो एक्ट विद इन द इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी आएगा पार्टनर के। समझ रहा है? हाँ नहीं, नोटिस अगर हम दे दिए ना कहीं भी, ठीक है, तो ये हमको पता है कि उसको पता, ये प्रिज्यूम्ड है कि वो माना जाए कि उसको पता है ये बात, और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ही इज लाइबल। क्योंकि पब्लिक नोटिस का मतलब यही है कि तुमको पता है, ठीक है, उसको उसको नहीं भी मालूम है ये बात, लेकिन हम पब्लिक नोटिस दे दिए ना, तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि सब दुनिया को पता है, ठीक है, ऐसा वो पढ़ेंगे कि इसमें आता है, क्या नाम है, कंपनीज लॉ में वही हाँ वही लाइबल रहेगा उस केस में। हाँ, क्योंकि हम पब्लिक नोटिस दे दिए ना, पब्लिक नोटिस देने का मतलब हम घर जाके मुंह पे चिपकाए नोटिस नहीं ना, हम कहाँ देंगे, ऑफिशियल गैजेट में देंगे, या फिर फैक्ट्री गेट के बाहर चिपकाएंगे, या फिर लोकल न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में देंगे, ठीक है। तो अगर बंगाल के हैं तो बंगाली कोई न्यूज़पेपर है, बंगाली लैंग्वेज में देना पड़ेगा, इसका मतलब पब्लिक नोटिस दे दिया गया, ठीक है, और उसका वो पन्ना जो है काट के फैक्ट्री गेट पर चिपका देंगे, हो गया पब्लिक नोटिस। आ जाओ, सर्टेन पर्सन्स वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर्स इन अ फर्म वेयर द when the acts constituting an infringement of trademark by the firm took place, it was held that they were liable for damages arising out of the alleged infringement, it being immaterial that the damage arose after the dissolution of the firm। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है इसका वही मतलब है, ये बोल रहा है कि 4 लोग पार्टनर थे ABCD, ऐसा मान लो, ठीक है, ये बोल रहा है 4 लोग पार्टनर थे ABCD, और जो वो पार्टनर थे ना उस टाइम पे ना कोई ट्रेडमार्क किसी का राइट था, उसको ये लोग यूज़ कर लिए थे। ट्रेडमार्क जैसे वैकॉम का ट्रेडमार्क, देखो ये वैकॉम का ट्रेडमार्क है, TM लिखा रहता है, ठीक है, कुछ दिन में हम लोग का रजिस्टर हो जाएगा, हम लोग बता देंगे। जैसे कैसियो है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है कैसियो का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, R लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, TM लिखा होगा, देखो साइड में छोटा में गोल करके TM या R लिखा होगा, हाँ वो ट्रेडमार्क है उसका, TM लिखा होगा, और जो भी है, नहीं उसमें TM अगर लिखा है गोल का तो ट्रेडमार्क है, फिर वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। हाँ देखो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा होगा, तो अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी बिना उसके परमिशन के। तो अगर मान लो कोई यूज़ कर रहा है बिना परमिशन के, इसका मतलब वो इन्फ्रिंज मतलब वायलेशन ऑफ लॉ, वो ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन कर रहा है, तो ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन करेगा तो आप पे पेनल्टी लगेगी। बोला 4 लोग पार्टनर थे उस टाइम, वो लोग यूज़ किया और ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन हो गया, और ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन होने के बाद में बहुत दिन के बाद में लाइबिलिटी आई, केस चल रहा था, लाइबिलिटी आई, तो जिस टाइम पर वायलेशन हुआ उस टाइम पर ये लोग पार्टनर थे, भले ही फर्म डिसॉल्व हो गया और बहुत दिन के बाद लाइबिलिटी आई, तो भी ये लोग लाइबल होंगे। समझ रहा है, इसका मतलब ये है। तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो बोला पार्टनर जो है फर्म के एक्ट के लिए कितना लाइबल होगा, तो कोई भी पार्टनर कोई भी एक्ट करे, अगर उसके एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी में अगर होगा तो वो माना जाएगा कि वो फर्म का एक्ट है, और फर्म के एक्ट के लिए फिर तीनों पार्टनर लाइबल होते हैं, या फिर जितने पार्टनर होंगे सभी लाइबल होंगे, ऑल पार्टनर लाइबल होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी में आना चाहिए। दूसरा बोला लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है, मतलब फ्रॉड, रॉन्गफुल एक्ट, ठीक है, ये सब करता है, तो उस केस में कैसे लाइबिलिटी फिक्स होगी फर्म की और पार्टनर की, वो बता रहा है। वेयर बाय रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ अ फर्म और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, लॉस और इंजरी इज कॉज्ड टू एनी थर्ड पार्टी और एनी पेनल्टी इज इनकर्ड, the firm is liable therefore to the same extent as that of partner। तो बोला अगर कोई भी wrongful act होता है फर्म का, तो उस पार्टनर का, तो उसके लिए फर्म लाइबल होगा अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है या फिर विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर किया गया है और उससे लॉस या इंजरी हो रही है किसको,
थर्ड पार्टी को या कोई पेनल्टी इनकर हुआ है तो फर्म उसके लिए लाइबल होगा। फर्म लाइबल मतलब सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे, समझ रहे हैं? देखो बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सा बात पढ़ लेंगे, ठीक है। द फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट, अच्छा लिखा हुआ ये यहाँ ऐसा एनालिसिस लिखा हुआ है इसका, आ जाओ। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होता है इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, तो उसके लिए फर्म लाइबल होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। पहले क्या बताया, फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर लाइबल है कि नहीं, यस लाइबल है। फर्म का एक्ट मतलब सारा पार्टनर का एक्ट। अब बता रहा कि कोई एक पार्टनर के एक्ट के लिए क्या फर्म लाइबल है कि नहीं है, हाँ फर्म लाइबल है, ठीक है। अगर 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 वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ और विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर हुआ तो, और अगर किसी को उससे लॉस या इंजरी होती तो लाइबिलिटी हमारी आएगी, फर्म की लाइबिलिटी। उसके बाद हाँ हाँ क्या क्या बोलो फिर से। बिना कंसेंट से, ठीक है। नहीं तो बिना कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है कि आप कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी के कंसेंट से, कोई दिक्कत है। आप अगर कर लिए तो नहीं तो पार्टनर लॉ के हिसाब से मना नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार तो ये बोला जाता ना कि ऊपर पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई पार्टनर, राइट्स में जाएंगे ना आप, देखो ये सही है इसमें। Subject to contract between the partners, every partner has a right to take part in the business. Every partner is bound to attend diligently his duty, or any difference arising in the ordinary course of business are connected with the business. और every partner has a right to have access, inspect, copy of books of account, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर या बिजनेस में पार्ट ले सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वाला कहाँ गया, वो लाइन मेरे को तुमको दिखाना है, नहीं रहा इस ड्यूटी में। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई पार्टनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लिखा हुआ है, वो सारा मिला के लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, विदाउट कंसल्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन राइट टू बी कंसल्टेड में लिखा हुआ कि हमको कंसल्ट करना पड़ेगा, सारा पार्टनर को कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है कि वो जा करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और कोई पार्टनर बाद में बोल रहा है कि भाई हमसे कंसल्ट नहीं किया, तो भाई अगर ये ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि कोई पार्टनर से कंसल्ट नहीं कर रहा हो, करने के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा, तो इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पूरा फर्म लाइबल होगा थर्ड पार्टी को। अगर ऐसा नहीं चलता हो रहा तो फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनर बोल रहा है कि मेरे कंसेंट के बगैर हुआ है, फिर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, तो अलाउ नहीं होगा फिर, अब उसके बगैर कर लिया। लेकिन उस डिपेंड करता है, लेकिन उसका एक्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना तो फर्म लाइबल फिर होगा, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है तो, ठीक है। क्योंकि अब अगर कोई अब देखो इसमें फ्रॉड भी तो हो सकता है। अभी अगर आप कोई पार्टनर बाद में बोल लिया कि भाई हम कंसेंट मेरा नहीं था, अब ये कर लिया है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं, करेंगे, तो भाई ये चीज़ करने से थर्ड पार्टी को फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लोग यही करेगा फिर, ठीक है। तुम समझो एक बात, तो इसीलिए बोला है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो फिर तीनों पार्टनर लाइबल होंगे, समझ रहे ना, ऐसा करके, या फिर जो ऑल पार्टनर लाइबल होंगे। अगर जो बियॉन्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी होगा उस केस में फिर कुछ नहीं हो पाएगा, उसमें कंसेंट लेना ही पड़ेगा सबका। जैसे ये देखो लास्ट का पॉइंट है, ये लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज है, एक्चुअली 25 से लेकर 27 तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पढ़ना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। थर्ड पार्टी मैंने स्ट्रेंजर नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया वो थर्ड पार्टी होगा, स्ट्रेंजर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है वो,
लाइबिलिटी फॉर फर्म, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। बोला मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर का मतलब क्या है? पार्टनर ने कोई एसेट को ना जहां यूज करना था वहां यूज नहीं किया और कहीं यूज कर लिया, लाइक पैसा कहीं और यूज कर लिया, पैसा से बर्थडे पार्टी दे दिया, ठीक है, या फिर पैसा चोरी कर लिया, ऐसा करे कुछ। वेर अ पार्टनर एक्टिंग विथ हिज अपरेंट अथॉरिटी, मतलब अपनी अथॉरिटी में है, रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट, मतलब पैसा उसको 10 लाख मिला और लेकर गाँव चला गया, एक महीना बाद फोन कर रहे हैं भूल के गाँव आ गए, 10 लाख लेकर, काम में भी यूज़ कर लिए हैं, हम घर बनवा लिए हैं, अब हम आएंगे तो देंगे। 3 पार्टनर है, बोले अरे ये क्या मतलब है, ठीक है। और मिस एप्लीकेशन का मतलब ड्रग्स खरीदना, गांजा खरीदना, अफीम खरीदना नहीं। मिस एप्लीकेशन का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ तो वो मिस एप्लीकेशन हो गया। अ फर्म इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm is liable to make good the loss। बस ये याद रखना कि लाइबिलिटी ऑफ फर्म क्या होगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। सुमन दीदी क्या बुलाना एक बार, सुमन ले लो, प्रिंट ले लो, कॉल अभी कॉल मत करो, अभी चली जाओ, हाँ हाँ रास्ते में कर लेना कॉल। 8 कॉपी ले लेना इन लोग का, तुम देख लो फाउंडेशन वाला ही डाउनलोड करियो ना, ठीक है। बच्चा लोग वाला मत लेना, अभी पूछ लेना उनसे तब उसके बाद कंफर्म करके, हाँ इनका पहले ले लेना। चलो तो समझ गया कि लाइबिलिटी क्या होगा थर्ड पार्टी का, अरे सॉरी फर्म का लाइबिलिटी क्या होगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अपने अथॉरिटी में काम करते हुए कोई मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करता थर्ड पार्टी से और उसको मिस अप्लाई कर दे तो फर्म विल बी लाइबल। या फिर हाँ फर्म विल बी लाइबल मतलब फर्म जो है थर्ड पार्टी को पैसा दे देगा, ठीक है। अ फर्म इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड द मनी और प्रॉपर्टी इज मिस अप्लाइड बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स, मतलब फर्म रिसीव किया मतलब बाकी ऑफिस से पैसा रखा हुआ, कोई पार्टनर जाके इसको उड़ा दिया, ठीक है, ऐसे करके उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया, ठीक है उड़ा दिया मतलब पैसा मिस अप्लाई कर दिया कहीं पे, कोई घर खरीद मतलब कुछ भी कर लिया, पर्सनल यूज के लिए कर लिया, किसी को दे दिया, कुछ भी कर लिया, फर्म के बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ, और क्या, तो फर्म इज लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। तो फर्म लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, बस थर्ड पार्टी को ये 2 ही केस में लाइबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पार्टनर है ऑफ अ प्लेस ऑफ कार पार्किंग, P stands his car in the parking but A sold out the car to a stranger, for this liability firm is liable for the act। पार्किंग लॉट में, पार्किंग लॉट है, उसका पार्टनर है, तीन लोग पार्टनर है, गाड़ी है, खिड़चा खड़ा है, वो एक पार्टनर ने किसी को बेच दिया तो फर्म इज लाइबल उस कार का प्राइस के लिए। क्या मतलब है ऐसा नहीं करना दो जी चलो उस टाइम पे भी अब जो फर्म देगा फिर उसको, इस टाइम पे तो फर्म पेमेंट कर देगा लेकिन बाद में फिर फर्म उसको दे देगा पार्टनर को। व्हाट इज दिस, लाइबल बोलो, लाइबल व्हाट इज दिस, धरेगा लाइबल होगा। आ जाओ रजिस्ट्रेशन में आना, अभी वो नहीं पढ़ा रहा मैं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला चीज़ नहीं है ना वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्शन एंड रेजोल्यूशन एक साथ पढ़ाना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूट को, मतलब मैं ऐसे ही अब इंस्टीट्यूट ऐसा दे दिया तो मैं क्या करूँ, इंस्टीट्यूट को ऐसा होना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन एंड रेजोल्यूशन एक साथ देना चाहिए, ठीक है, और बेसिक्स रजिस्ट्रेशन एक साथ देना चाहिए, समझ रहे ना। तो क्या सेक्शंस का सेक्शन जैसे भी हो लेकिन बनता ये चैप्टर एक साथ ही है, ठीक है, ऐसे करके। अब ऐसे ये 44 की 40 नंबर से स्टार्ट होता है, यहाँ से 39 से, तो वो है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है, वहाँ तक है। इसमें मैंने एक सेक्शन डाला हुआ नहीं है, याद रखना, मेरे को याद दिलाना। सेक्शन नंबर 29 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसके अंदर डाला ही नहीं मैंने,
भूल भूल गया मैं, ठीक है। नहीं तो सेक्शन 29 उस पे लिख लेना है कि मेरे से पढ़वाना है, मैं पूरा लिखवाऊंगा 2 पेज उसके ऊपर। सेक्शन 29 पे क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ शेयर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, सेक्शन 129 पे। शायद पिछले बार आया था कि नहीं आया था, लेकिन इस बार होगा, हो सकता तो आ जाए क्वेश्चन। क्योंकि 38 के बाद डायरेक्टली 39 ही आना चाहिए। देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कैसे होगा। सबसे पहले, क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, ये याद रखना। लेकिन फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये बोला कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान है। तो इतना नुकसान गिना दिया कि सब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर लेता है, बस यही बात है। तो इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी? नो, बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग डिसेबिलिटीज आर टू बी फेस्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। किसी और को पढ़ाएगा ये? इससे मार्किंग किया हुआ इसमें? नहीं, अभी नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, किसी को होगा, किसी को कोई होगा तो किसी को खोल के दिखा रहे होंगे, देखो ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। एग्जाम्पल वगैरह हम दिखाते रहते हैं कभी कभी। आ जाओ। तो फिर क्या है कि फर्म, पहले बात तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कत अराइज होगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। एंड एक और डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो इस मतलब इस बॉक्स में जो लिखा हुआ सब इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक दिन डायरेक्टली पढ़ाऊंगा रिकंस्ट्रक्शन एंड रेजोल्यूशन, टेंशन ना लो, वो 1-2 सवा 2 घंटे में अंदर हो जाना है। बस मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ, बस ये खत्म है आपका। आ जाओ। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है सर, अब कॉन्सिक्वेंस होगा तो क्या होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। बोल रहा हम किसी थर्ड पार्टी, मतलब कोई थर्ड पार्टी मेरे साथ फ्रॉड करके चला जाएगा ना, तो हम ऐसा मुंह देखते रह जाएंगे उसका, ठीक है। हम उसका ऐसा मुंह देखते रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो चला जाएगा। तो उस केस में बोला, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो आप किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही फर्म कर सकता, ना ही पार्टनर्स कर सकते हैं। थर्ड पार्टी तो धो सकता आपको, ठीक है। वो उस टाइम पर रजिस्टर होना चाहिए। नो सेट ऑफ मोर देन ₹100। वो जो करते हैं ना आप म्यूचुअल इंडेटेडनेस, वो सेट ऑफ नहीं करा सकते 100 रुपये से अधिक का। बोला इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी देन नाइदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ फॉर अ वैल्यू मोर देन ₹100 इन अ सूट। मतलब पैसा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी क्लेम का सेट ऑफ नहीं हो सकता 100 रुपये से अधिक, 100 रुपये तक सेट ऑफ हो सकता है। तो क्या ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद अग्रीव्ड पार्टनर कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और दी फर्म। ऐसा ये थोड़ा सा इसको एंटर ज़्यादा लग गया इसके अंदर ये, लेकिन सब एक साथ है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा स्पेस इसको मिल गया लाइफ में। आ जाओ। अग्रीव्ड पार्टनर मतलब अगर कोई पार्टनर लोग मिल करके किसी पार्टनर को साइडलाइन कर रहा है और वो अग्रीव्ड है, पीड़ित पार्टनर है, ठीक है, उस केस में वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, अगेंस्ट अदर पार्टनर या फिर फर्म। नुकसान इतना नुकसान गिना देगा ना कि डर के मारे आदमी ले लेगा, बोला नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे बोला वैक्सीन लेंगे तो कुछ होगा नहीं, कोरोना हो सकता है, आप मर सकते हैं, और क्या कुछ होगा नहीं, वैसे कोई खास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है मर जाओ, ठीक है, घर वो मतलब मर जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे अनाथ हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसा कोई बोल सकता है ठीक है। अरे बोलता है भी, कुछ बोलता है, कुछ नहीं, सब 5G होना है। अच्छा, खुद का मेरे पापा खुद बोलते और क्या हम बोलते हैं वो बात मेरे पापा खुद हम उधर वैसे ही
कोरोना में कुछ नहीं, सब 5G टेस्टिंग आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। तो ये हाँ, ऐसे तो मतलब आप ऐसा अगर कुछ पीड़ित हो जाते हैं आप पार्टनर के तौर पर, एज अ पार्टनर आप फर्म पे केस भी नहीं कर सकते, या फर्म आप किसी पार्टनर कोई फ्रॉड कर दिया आपके साथ में तो आप उस पर भी केस नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा मुंह बना के बैठे रहेंगे, बोले क्या हुआ, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं लिए थे ना, इसलिए क्या हुआ, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चलो आए करते हैं, थोड़ा अपना भी बैटरी ऊपर नीचे है, ऐसा नहीं है। आओ, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है, और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग लीगल एक्शन। ये अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ का मतलब पार्टनर का वकील, ठीक है। आजकल तो पैसा सब कुछ है, चाहे आप चरस पियो, गांजा पियो, अफीम पियो, ड्रग्स पियो, अगर पैसा है तो पैसे में बहुत ताकत है भाई, समझ रहे ना। हाँ, अरे पैसे के लिए आप पैसा है ना आपके पास में, तो कानून का रूल बदल सकता है। अगर मान लो ऐसा जेल है, आज तक जेल कोरोना मतलब कोरोना के चलते जेल में मिलना बंद था, लेकिन आज एक ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर के तहत ये बोला गया कि जेल का दरवाजा खुला है, आप आके मिल सकते हैं, और पहला आदमी मिलने के लिए गया, कोई भी आ सकता है, समझ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, देश हमारा देश बहुत महान है। आओ, हाँ आ जाओ। Is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm, but such a person may sue for dissolution। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उसके देखो उसके हाथ पैर बांध दिए तुमने, ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा को तुम नहीं मार सके। उसकी आत्मा का डिसोल्यूशन, ही कैन सू फॉर डिसोल्यूशन। हम फर्म बंद करिए, हमको नहीं फर्म बंद, वो ही कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन। नहीं, वो नहीं बोला हमको ये फर्म चाहिए ही नहीं चाहिए, ये फर्म ही बंद होना चाहिए, ठीक है। बोला द पर्सन में सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट्स एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी एंड वेयर द फर्म इज डिसॉल्व। बोला डिसोल्यूशन कर दीजिए फर्म का और मेरा पैसा मेरे को वापस करिए, हम जा रहे हैं भाई। केस नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेरा वकील कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये सब काम, ठीक है। थर्ड पार्टी का ही बात नहीं है खाली, बस उसमें कोर्ट का भी बात है, कोर्ट में भी सेट ऑफ का रूल चलता है। अब बोलो क्या बोलो वैसे। नहीं नहीं, सू का बात नहीं है यहाँ पर, सेटल का बात है। मतलब क्या होता है, म्यूचुअल सेट ऑफ है, ये म्यूचुअल सेट ऑफ है। इसका मतलब है जैसे 1000 रुपये बाकी है और 2000 रुपया दो लेना है एक देना है, तो दोनों में तुम दो लेना है एक देना है, तो हम क्या बोले, ठीक है तो मेरे को सिर्फ 1000 दे दो, क्योंकि 1000 कट गया अपना, 1000 रुपये दे दो, ऐसा। तो ये बोला 100 रुपये ज़्यादा नहीं कर सकता ये काम ऐसा। फिर लेकिन थर्ड पार्टी कैन सू दी फर्म, थर्ड पार्टी आएगी आपको धोके चली जाएगी, ठीक है। तो कौन से, याद रखना ये 4 पॉइंट्स है, वहाँ याद रखना वहाँ कितने पॉइंट्स है, देखो यहाँ ऐसा लिख के रखना 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, वहाँ कितने थे 8, तो एग्जाम में भी याद रहेगा, अरे 8 पॉइंट लिखना था, 8 पॉइंट, जितना लिखा उतना ही है। अरे आप उस जितना लिखा है सिर्फ उतना ही है, थोड़ा एक एक लाइन लिखा होगा, लिखा क्या, लॉ जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, मैंने थोड़ा छोटा लिख रखा है उसको, और कोई बात नहीं है, लेकिन उस लिखना उतना ही है। आप पॉइंट दे देंगे, हेडर देकर लिख देंगे, और क्या। वो अच्छी को वो हमारे देश का कानून है, आ जाओ, सिर्फ चलता है, उसका असर नहीं होता किसी पे, समझ रहे। कानून है, असर नहीं है, बहुत है, पूरा भरा हुआ कानून है,
लेकिन उसका असली असर किसी पर नहीं है। अब असली असर कब होगा? जब आप जाएंगे, एक रेगुलेटर बढ़िया सा लेकर के आएंगे, उसमें फिट करेंगे, ठीक है, तब जाके उसमें से धुआं निकलेगा, फिर असर होगा, फिर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा भी कोई है नहीं। गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला सरदार खान, समझ रहे हैं ना? गैंग्स ऑफ वसेपुर देखे हैं कि नहीं देखे आप लोग? नहीं देखे तो देखिएगा जरूर गैंग्स ऑफ वसेपुर, ठीक है। आइए जरा आइए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या क्या है? पहला पॉइंट बोलो, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट, ठीक है, बाय द फर्म और अदर पार्टनर्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। सिविल कोर्ट में नहीं सूट फाइल होता, याद रखना कि सिर्फ यहां लिखना, सिर्फ सिविल मैटर बार्ड है, सिविल मैटर। अब ये तो लॉ पढ़ाना हो गया, एलएलबी पढ़ाना हो, सिविल मैटर बार्ड है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। क्रिमिनल मैटर के लिए कोई केस फाइल कर सकते, याद रखना, या लिख लो, ये तो मैं कोई क्रिमिनल मैटर के लिए कर सकता है, कर सकता है। तुम ध्यान इधर ध्यान दो, बोला सिविल मैटर मतलब क्या? जो क्रिमिनल मैटर नहीं हो वो सिविल मैटर है, ठीक है। तो सिविल मैटर में केस फाइल नहीं हो सकता, लेकिन क्रिमिनल मैटर में केस फाइल हो सकता है। पूरे क्रिमिनल एक्ट कर दिया ये कोई पार्टनर, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी, तो भाई उसमें तो कोर्ट में केस फाइल होगा। कि ये डायरेक्टली बोल रखा है सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा, ठीक है, नहीं सिविल मैटर में केस फाइल नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो गया? पहला पॉइंट बताओ, जल्दी से बताओ। पहला पॉइंट है नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय अ फर्म और अदर पार्टनर अगेंस्ट थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस आप नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस आप नहीं कर सकते। तीसरा, नो सूट इन सिविल कोर्ट, और दूसरा, नो सेट ऑफ मोर देन ₹100, ठीक है, नो सेट ऑफ मोर देन ₹100। तो इसका पूरा लिखना पड़ेगा प्रॉपर, नो सेट ऑफ रुपीज मोर देन 100। अच्छा, इफ एनी पार्टनर इज अग्रीव्ड, ठीक है, अगर पार्टनर अग्रीव्ड है तो ही कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर और अगेंस्ट द फर्म, बट हाउएवर, बट नहीं लिखने का, हाउएवर ही कैन अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड कैन आस्क फॉर हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। थर्ड पार्टी कैन सू दी फर्म, थर्ड पार्टी आएगा धोके चला जा सकता है, ठीक है। आ जाओ, दूसरा एक्सेप्शन, मतलब अगर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होगा तो भी ये सब राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लिख लो, ऐसा हिंदी में लिख लो, ऐसा इंग्लिश में लिख लो, नॉर्मल सा, नो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सीए स्टूडेंट का पहला ही जो वो होता है ना, वो होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। सीए स्टूडेंट पढ़ता बहुत ध्यान से, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पढ़ने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन जो दिया था ना ग्रुप में, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए था। बी स्पेसिफिक होता है, सीए स्टूडेंट स्पेसिफिक होता है कि क्या लिखा है, पार्टनरशिप अकाउंट्स लिखा है या पार्टनरशिप एक्ट लिखा है। अगर एक्ट लिखा है तो पक्का लॉ वाला होगा। ऐसे सीए स्टूडेंट लोग करते हैं, परीक्षा हो रही समझ लो आपकी ये, ठीक है। चलो क्या क्या, अच्छा ठीक है, आ जाओ, सुन लेना बस ध्यान से, और कोई दिक्कत नहीं है, सुनो जरा। नो राइट ऑफ थर्ड पार्टीज, बोल रहा है कि नो राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू द फर्म और एनी पार्टनर, बोला थर्ड पार्टी का राइट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्टी आएगा और धोके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, राइट ऑफ पार्टनर्स टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म इज नॉट अफेक्टेड, हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि वो पूरा पढ़ने पढ़ चुके हैं। तीसरा, the power of an official assignee is receiver of court or to release the property of the insolvent partner and to bring an action
इसका मतलब क्या हो गया, जो जब डिसोल्यूशन होगा, जब डिसोल्यूशन होगा उस केस में, जब डिसोल्यूशन होगा उस केस में कोई ऑफिशियल रिसीवर असाइनी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, सबको पता है ये बात, ठीक है, पढ़ा चुके हैं पहले ये चीज, ठीक है। तो उस केस में रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन, बोला कि जो ऑफिशियल असाइनी होगा, रिसीवर होगा, जो को कोर्ट अपॉइंट करेगा, जो लिक्विडेटर होगा, उसका अधिकार पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, द राइट टू सू or claim a set off if the value of a suit does not exceed ₹100 in value, बोला right to sue or claim a set off if the value of suit does not exceed ₹100। तो बोलने का ही क्या मतलब है, हमको पता ही है 100 से अधिक का सेट ऑफ नहीं कर सकते और 100 से अधिक एक्सीड नहीं हो रहा तो उसका कोई इम्पैक्ट ऐसे ही नहीं पड़ेगा, तो 100 तक जा सकते, बोला 100 तक जा सकते जाइए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक है ना छोटा सा आपका इंस्टीट्यूट जो है वो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2015 विथ ABC एंड इन 2016 ए डाइज, इन 2017 B and C sue X in the name of in the name and on behalf of A and कंपनी। अच्छा, B and C sue करता है X को, ठीक है, विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है, now the first question for our consideration is whether the suit is maintainable, okay। उसका अच्छा आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर देने से डिस्कशन में मज़ा नहीं आएगा, मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ और साथ साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बोला एज रिगार्ड्स द क्वेश्चन वेदर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म whose business was carried on or after its dissolution by death of one of the partners, a suit can be filed by remaining partners in respect of any subsequent dealings or transaction without notifying to the registrar of firms the changes in the constitution of the firm. It was decided that the remaining partners should sue in respect of such subsequent dealings or transaction even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar। इसका मतलब समझ आएगा, एक बार अपने से पढ़ो ना, इसका मतलब समझ आएगा। देखो ना, 30 सेकंड ले लो, यहाँ से गिन रहा हूँ, चलो। ओ बुक नहीं है, अच्छा देखो यही देख लो, तो इसी को देख के पढ़ लो। क्या समझा? अरे अपने से पढ़ेगा तो हाँ, बोला कि अगर कोई फर्म है जो अर्लियर रजिस्टर्ड था, पार्टनर मर गया या फिर कोई कुछ भी किसी भी तरह से डिसोल्यूशन हो गया, रिमेनिंग पार्टनर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, लेकिन उन लोगों ने, जैसे आपको पता है कि अभी पढ़ाया तो नहीं है रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसे इन जनरल बता रखा है मैंने, अगर कोई पार्टनर अगर मर जाता है या रिटायर हो जाता है तो ओल्ड फर्म डिसॉल्व हो जाता है, न्यू फर्म आ जाता है पिक्चर में, और न्यू फर्म का रजिस्ट्रेशन का नोटिस फिर देना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। तो बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर मर गया या रिटायर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उस टाइम में कोई केस था, ठीक है, और हमने जब नया फर्म बना तो हमने रजिस्ट्रेशन का नोटिस नहीं दिया रजिस्ट्रार को, बोला नहीं उसको कि नया फर्म बन गया वो चला गया, ऐसा बोला नहीं मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि बोला नहीं, और मीनवाइल हमने केस फाइल कर दिया थर्ड पार्टी पे, तो वही पूछ रहा है क्या ये केस मेंटेनेबल है क्या, या क्या फाइल करना अलाउड है क्या, या क्या फिर इसमें पूछ रहा है वेदर इट्स द सूट इज मेंटेनेबल, तो यस सूट इज मेंटेनेबल है। किस केस में? सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच हैड बीन रजिस्टर्ड, जो फर्म रजिस्टर्ड था उसी के बिहाफ में सूट कर रहे होंगे तब, मतलब जिस टाइम पर जो पार्टनर लोग थे वही पार्टनर लोग सूट कर रहे होंगे फाइल, तब वो मेंटेनेबल है। एंड
the person suing had been shown as a partner in the register of the firm. मतलब जो पार्टनर सूट फाइल कर रहा है वो फर्म के रजिस्टर में एज अ पार्टनर पहले था, होना चाहिए, ठीक है. In view of this position of law, the suit it is in the case by B and C against X in the name of the firm and on behalf of the firm is maintainable. ठीक है. Now in the above example, what difference would it make if in 2017 B and C had taken a new partner D and then filed a suit against X without fresh registration? फिर घुमा दिया, बोला कि मान लो पहले तो एक आदमी मर गया था, फिर दोनों ही मिलकर कंटिन्यू कर रहे थे, किसी को एडमिट नहीं किया, लेकिन अब अगर मान लो किसी को एडमिट कर लिया और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए बताया नहीं, तो क्या वो सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है? समझ रहा है? Where a new partner is introduced, the fact is to be notified to the registrar, who shall make a record of the notice in the entry relating to the firm in the register of the firm. Therefore, the firm cannot sue as D's new partner name has not been entered in the register of the firms. It was pointed out that in the second requirement, the phrase person suing means person in the sense of individuals whose names appear in the register of the partners and who must be all partners in the name at the date of the suit. बोला पर्सन सुइंग का मतलब इंडिविजुअल तो है, लेकिन वो कलेक्टिव इंडिविजुअल मानेंगे, एज अ फर्म मानेंगे. समझ रहा? तो इसको एक बार थोड़ा सा ऐसा पढ़ के रख, इसका क्रैक्स लिख लेंगे क्या नीचे में? क्रैक्स कहाँ लिखा है? कहाँ अपोजिट? कैनॉट सू एज डी. अरे बोला फर्म डी आ गया तो हम इसलिए सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो नया फर्म बन गया. तो पर्सन सुइंग का मतलब कलेक्टिवली फर्म. तो अब जो जिस टाइम पे वो फर्म था उस टाइम पे जो पार्टनर थे वही सू कर सकते हैं. अब नया पार्टनर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगर सू करिए तो सू करिए. ठीक है? नहीं नहीं, वो यही तो बोल रहा नीचे में कि जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस केस में जो पार्टनर पहले थे वही पार्टनर होने चाहिए. मतलब अगर वो पार्टनर नया आ जाता है तो कोई तो पुराना वाला जो फर्म था ना, वो फर्म तो फर्म रहा नहीं ना, तो वो तो वैसे भी डिजॉल्व हो गया जब वो चला गया, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे रिमेनिंग पार्टनर लोग और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. लेकिन अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है उसकी जगह तो क्या होगा? फिर वो पुराना फर्म पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा, फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा गुंजाइश. समझ रहे ना? ऐसा बात है वो. तो इसका मतलब इसको क्रैक्स बोल के लिख लेते हैं अपने हिसाब से. व्हेन न्यू पार्टनर, एक सेकंड को, व्हेन अ पार्टनर इज डिसीज्ड एंड ड्यू टू दिस firm is dissolved and no notice of dissolution or fresh registration is given. ये काट दो, ये लाइन काट दो, ये तो कहाँ से लिख दिया मेरे दिमाग में आ गया. डिसोल्यूशन कर रहा था. and no सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा. एक सेकंड रुको तो. and no fresh registration is taken from registrar plus no new person is admitted, then old partners can file a suit against third party against third party.
बस बस थोड़ा सा बस। अगेंस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है। एड मतलब पार्टनर एडमिट होता है तो कंडीशन के साथ। फिर इफ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड देन नो सूट कैन बी फाइल्ड विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नो सूट कैन बी फाइल्ड विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में रिकंस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।